स्टार्ट कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों। आज का कोटेशन नंबर है 5632। मैं आप लोगों के सामने एक बार कोटेशन पढ़ दे रहा हूँ। विवाह पद्धति एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसमें वर वधू की स्वीकृति, परिवार की सहमति तथा समाज की अनुमति आवश्यक होती है। यदि इन तीनों में से किसी एक का अभाव है तो वह आदर्श विवाह नहीं माना जाता है। जैसा हमने कि कोटेशन में ही लिखा है, विवाह एक सामाजिक प्रथा है। तो यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि विवाह की आवश्यकता ही क्या है। पहले हमें विवाह की आवश्यकता को समझना पड़ेगा। तो चार चीजें हम देखते हैं कि विवाह व्यवस्था जो बनाई गई है वो चार चीजों के लिए बनाई गई है। उसमें एक हमारा आता है यौन संतुष्टि, यानी कि काम वासना की पूर्ति। दूसरा है संतानोत्पत्ति, यानी कि सृष्टि की सृजनात्मक व्यवस्था। तीसरा है सहजीवन की ट्रेनिंग। और सहजीवन और स्वतंत्रता दोनों परिवार से हमको सीखने को मिलते हैं, कहाँ तक आपकी सीमाएं हैं। और उस सीमाओं के बाद जो है दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना है, उसके साथ सहजीवन कैसे बैठाना है, यह भी हम परिवार में सीखते हैं। इसका एक यह भी अर्थ है कि लोकतंत्र की जो पहली इकाई है वो हम देखते हैं, या समाज की पहली इकाई कहे तो समाज की पहली इकाई हमें परिवार दिखाई देती है। और लोकतंत्र में भी स्वतंत्रता और सहजीवन का तालमेल होता है। तो इस परिस्थिति में ये जो परिवार व्यवस्था है वह हमें लोकतांत्रिक भी बनाती है। परिवारों से हमें लोकतंत्र सीखने को मिलता है। चौथा जो विवाह का जो उद्देश्य दिखाई देता है वह है, जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं या परिवार में ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज हैं, उनकी सेवा करना, उनका कर्ज चुकाना, या फिर आप कह लीजिए कि वो इस परिस्थिति में होते हैं कि उनका सर्वाइवल नहीं हो सकता है। तो समाज में उनकी भी व्यवस्था बनी रहे, उनकी भी भूमिका बनी रहे, उनको भी सम्मान मिलता रहे, इसके लिए जो है वह विवाह विवाह व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन जब हम ईसाइयों की पद्धति देखते हैं या मुसलमानों की पद्धति देखते हैं तो वह वहां पर विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखाई देता है। हिंदुओं में इसे जन्म जन्मांतर का साथ माना गया है। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि विवाह की आवश्यकता क्यों है? क्या सिर्फ सेक्स के लिए है? तो यौन संबंधों की अगर भूख मिटाने की बात है तो उसके लिए विवाह की आवश्यकता नहीं है। वो बिना विवाह के भी जो है अपनी शारीरिक भूख को मिटाया जा सकता है। तो इसलिए विवाह यौन संबंधों को या फिर ये कि यौन इच्छाओं को शांत करने के लिए एक माध्यम तो है, लेकिन वह मूल लक्ष्य नहीं हो सकता है। यद्यपि विवाह में वह भी सम्मिलित है, यानी कि यौन संतुष्टि भी हो जाती है, लेकिन यौन संतुष्टि बिना विवाह के भी संभव है। दूसरा हम देखते हैं सृष्टि की सृजनात्मक व्यवस्था के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, बच्चे के लिए, वह भी बिना विवाह के हो सकता है। बच्चे पैदा करने के लिए विवाह की आवश्यकता नहीं है। तो फिर विवाह की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? तो विवाह की मूल आवश्यकता दिखाई देती है, वह परिवार व्यवस्था के लिए दिखाई देती है, समाज व्यवस्था के लिए दिखाई देती है, स्वतंत्रता और सहजीवन के तालमेल को कैसे बिठाया जाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे हम लोग रहें, इसके लिए जो है वह विवाह दिखाई देता है हमें। तो विवाह के जो अन्य उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन जब विवाह होता है तो विवाह में जो लड़कियां होती हैं वो अपना घर परिवार छोड़ करके किसी दूसरे परिवार में जाती हैं। यहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप लोग ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पर स्त्री जो है वो अपना घर छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है। मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह जो है उन्नति की तरफ जाता है, कोई भी अवन्नति की तरफ नहीं जाता है। मतलब यह सिर्फ लड़की के बारे में नहीं है, अगर लड़का भी अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में जाए तो लड़का भी ऊंचा ही परिवार देखेगा, कोई भी अपने से डाउन फैमिली में नहीं जाता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वह आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राजनीतिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, वह जीवन में केवल और केवल उन्नति चाहता है। इसी प्रकार से कोई अपना घर परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके कहिए या फिर अपनी इच्छा से कहिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी बहुत आवश्यक है, दूसरे के परिवार में जाता है तो वहां पर वो जो है
अपने से डाउन फैमिली में ना जाकर के अप फैमिली में ही जाता है। ये भी देखने में आता है कि जो अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में जाता है, या लड़का लड़का अगर लड़की से विवाह कर रहा है, लड़की उसके साथ जाती है, तो जो लेकर जाता है उसका यह दायित्व तो होता है कि वह उसके भरण पोषण की व्यवस्था करे। और रोजगार का जो मुख्य दायित्व होता है वह ले जाने के ऊपर, ले जाने वाले के साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो परिवार में स्त्री चली जाए या दूसरे परिवार में वह संयुक्त हो रही है तो उसका कोई दायित्व तो नहीं है। परिवार में सबके दायित्व संयुक्त होते हैं, सबकी स्वतंत्रता भी संयुक्त होती है और सबकी संपत्ति भी संयुक्त हो जाती है। अर्थात कार्यों का विभाजन तो हो सकता है कि पुरुष बाहर से कमा करके ले आए, लेकिन स्त्री भी बैठकर कुछ ना कुछ करेगी ही, क्योंकि बिना कर्मों के किसी को कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो परिवार में जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो छोटे बच्चे जो है सहजीवन कहाँ से सीखते हैं, वह लोकतंत्र कहाँ से सीखते हैं, तो वो सबसे पहले माता पिता का ही आचरण देखते हैं, उसी आचरण को, उसी व्यवहार को लाते हैं अपने जीवन में, और वहीं से वो सीखते हैं कि परिवार में कैसे रहना है। उसके आधार पर जो है वो समाज में रहना सीख पाते हैं। इसका ये अर्थ है कि हम परिवार को प्रथम पाठशाला भी कह सकते हैं। जबकि अगर हम परिवार व्यवस्था ना बनाए, हम विवाह न करें और बिना विवाह के लिव इन रिलेशन में रहें, तो बड़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे कि जो संतान उत्पन्न होगी, ये तो पक्का है कि संतान किसी स्त्री से उत्पन्न होगी तो उस स्त्री की संतान है, लेकिन अगर आपके एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनते हैं तो उस बच्चे के पिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और ऐसे में संपत्ति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि बच्चे की जो संपत्ति है वह किस पिता से या किस परिवार से प्राप्त होगी। तो माता जिस परिवार से होगी उसी परिवार में से बच्चे को जाना जाए। और संपत्ति जो है वह बच्चे को जन्म लेते साथ, चाहे वह 1 मिनट का बच्चा हो, वह 1 दिन का बच्चा हो, जैसे ही वह जन्म लेता है वैसे ही वह परिवार का हिस्सा हो जाता है। जबकि आप लिव इन रिलेशन को अगर मानते हैं तो लिव इन रिलेशन को परिवार की सहमति नहीं है, समाज की सहमति नहीं है। ऐसा कोई भी संबंध जो सामाजिक सहमति अथवा परिवार की सहमति के बिना बनता है, उसमें स्त्री पुरुष की सम्मति सहमति है, तो वह असामाजिक जो है कहलाता है। और इस परिस्थिति में परिवार या समाज उसका बहिष्कार कर सकता है, अर्थात उसको बॉयकट कर देंगे। जो भी संपत्ति में उसका हिस्सा है वह हिस्से को लेकर के निकल जाएंगे। जैसे ही समाज बहिष्कृत करता है तो समाज जो है उसकी स्वतंत्रता की, उसकी सुरक्षा की जो गारंटी है वह भी वापस ले लेता है, क्योंकि समाज ने ही तंत्र का निर्माण किया है और तंत्र के माध्यम से समाज में प्रत्येक एक सामाजिक व्यक्ति की सुरक्षा जो है उसका दायित्व होता है। लेकिन समाज से बहिष्कृत व्यक्ति जो है वह समाज के बिना अपना भरण पोषण भी नहीं करता, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसके लिए उसकी आवश्यकता है कि वह समाज व्यवस्था में रहे, और समाज व्यवस्था में जब रहेगा तो उसे समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम भारत के से हट करके दुनिया के अन्य देशों में बात करते हैं जहां बिना विवाह के भी स्त्री और पुरुष साथ में रहते हैं, वह वहां की सामाजिक व्यवस्था के अगर हम अनुसार देखते हैं तो वहां की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वह अनुकूल है, अर्थात वहां पर वह सामान्य बात है, इसलिए बहिष्कार की बात नहीं होती। भारत की बात करते हैं तो भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो है वह ठीक नहीं माना जाता है। हालांकि वह मौलिक अधिकार है, स्त्री और पुरुष को यह प्रकृति प्रदत्त अधिकार है कि वह बिना विवाह के भी संबंध बना सकते हैं, साथ रह सकते हैं। लेकिन इसे आदर्श विवाह नहीं कहा जाएगा। आदर्श विवाह का अर्थ होता है जहां परिवार की सहमति, स्त्री पुरुष की सहमति और समाज की सहमति, तीनों की सहमति है, उसी को हम लोग आदर्श विवाह कहते हैं, या ब्रह्म विवाह भी कहा जाता है। ब्रह्म ब्रह्म विवाह यानी कि जहां भी ब्रह्म शब्द जुड़ जाता है वहां पर यह माना जाता है कि वह उत्तम विवाह है। या हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करें या किसी भी आप देखेंगे चीज में, यानी कि उसको ब्रह्म की व्यवस्था माना जाता है, परमात्मा की व्यवस्था मान करके चला जाता है। तो वैसे ही जो जिसमें विवाह में स्त्री पुरुष की संबंधी सहमति हो, और परिवार की सहमति हो और समाज की सहमति हो, इसे आदर्श विवाह या फिर हम लोग ब्रह्म विवाह भी कह सकते हैं। जब परिवार व्यवस्था बनती है विवाह के पश्चात तो वहां पर जो है संपत्ति का बंटवारा जो है वह बड़े सरलता से किया जा सकता है। मतलब परिवार की सदस्यों की संख्या के आधार पर सबकी संपत्ति अलग अलग हो सकती है, या कोई परिवार से छोड़कर जाना चाहे, निकलना चाहे, तो वह अपनी संपत्ति में परिवार की सदस्यों की संख्या के आधार पर अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाएगा। अर्थात एक आदर्श परिवार व्यवस्था में संपत्ति का जो विवाद है वह भी लगभग न के बराबर हो जाता है।
और ऐसे में स्त्रियों की जो दुर्दशा होती है, या हमने लंबे समय तक देखा कि स्त्रियों को जो संवैधानिक अधिकार नहीं रहे संपत्ति के परिवार में, या फिर हमने दहेज को जो है वो अपराध घोषित कर दिया। इस प्रकार परिणाम यह निकला कि स्त्रियों की स्थिति जो है वह और अधिक खराब होती चली गई। लेकिन इसके मूल कारण यही है कि हमने परिवार में एक तरफ तो स्त्रियों को जो है वह दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया, उन्हें जो है संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिया, और दूसरी तरफ हम उन्हें विशेष अधिकार देते हैं, और विशेष अधिकार जब देते हैं तो परिवार व्यवस्था टूटने लग जाती है। अर्थात परिवार की जब हम बात करते हैं तो विवाह के बाद जो है स्त्री और पुरुष दोनों के बीच आपसी सहमति होनी चाहिए, या परिवार में सहमति होनी चाहिए, परिवार व्यवस्था किस तरह से चलेगी। परिवार का आंतरिक संविधान बनाने का जो आधार है वह केवल और केवल परिवार को ही होता है। परिवार अपनी नीतियां तय कर सकता है। वर्तमान व्यवस्था में दिखाई देता है कि राजनीति जो है वह परिवार व्यवस्था में हावी हो रही है, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि विकृति बढ़ रही है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो बलात्कार के जो केसेस बढ़ रहे हैं वह भी राज्य का अनावश्यक हस्तक्षेप जो है परिवार में उसके कारण से होता है। जैसा कि मुनि जी से हम लोग चर्चा करते ही हैं, भोजन और भूख के बीच में संबंध दूरी जितना ज्यादा दूरी होगी उतना ही अधिक अपराधों की संख्या बढ़ेगी। तो परिवार में विवाह की जो आयु है या विवाह किस समय होगा वह परिवार तय कर सकता है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। एक परिवार के जो माता पिता हैं या घर में जो भी लोग हैं वह अपने लड़के और लड़की का चाल चलन, उसका व्यवहार देख करके यह आकलन कर सकते हैं कि कब विवाह की आवश्यकता है। अगर उन्हें लगता है कि ये बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, या फिर वो घर छोड़कर भाग जाएंगे, या फिर लिव इन रिलेशन में रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि उनका विवाह कर दिया जाए। लेकिन विवाह की उम्र बढ़ा देने से क्या होता है कि यौन इच्छाएं तो आपकी 15-16 वर्ष में, 17 वर्ष में जागृत हो गई, और यदि आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे या तो आप विकृति की तरफ जाएंगे, आप लिव इन रिलेशन में रहेंगे, या तो फिर जो है आप बलात्कार कर देंगे। तो यहाँ पर हम तीन शब्द देखते हैं, एक हमारा सदाचार है, एक बलात्कार है, और एक व्यभाचार है। अच्छा संबंध उसी को कहा गया है जिसमें स्त्री पुरुष परिवार और समाज तीनों की सहमति हो जाए। लेकिन लिव इन रिलेशन की जो व्यवस्था है हम लोग उसको बलपूर्वक प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और इसीलिए अभी उत्तराखंड में आप देखेंगे जब यूसीसी लागू हुआ तो वहां पर जो पुष्कर सिंह धामी जी रहे हैं उन्होंने एक बात कही कि हम जानते हैं यह समाज व्यवस्था के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन राज्य की मजबूरी है। जब हम संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ते हैं तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हमारी गारंटी बन जाता है। तो वह जानते हुए भी उन लोगों ने जो है लिव इन रिलेशन को मान्यता दी। लेकिन समाज का दायित्व है कि समाज इस प्रकार के संबंधों को जो है निरुत्साहित करने का प्रयास करे, उसको प्रोत्साहित ना करे, क्योंकि परिवार व्यवस्था जितनी आदर्श होगी उसमें बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे जाएंगे। और दूसरा, परिवार व्यवस्था में ही यह संभव है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो उपेक्षित हो जाते हैं उनका सम्मान मिलेगा, उनकी भी जो है उसमें सहभागिता बनी रहेगी। अन्यथा परिवार में ऐसा देखने में आता है कि किसी एक के नाम पर संपत्ति होती है, वह तानाशाह की स्थिति में आ जाता है और बाकी सब उसके अधीन हो जाते हैं, जबकि परिवार में सब सहभागी हैं, कोई भी सहयोगी नहीं है। तो इसीलिए हम आदर्श परिवार व्यवस्था की बात करें या विवाह की बात करते हैं, वहाँ स्त्री और पुरुष है या जो परिवार है वह बैठ करके अपना संविधान, अपनी व्यवस्था को बना सकता है, और उसी के अनुसार जो है वह हमारी समाज व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कुछ भी हम सीखते हैं वो वहीं से सीखने को प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि यह खराब स्थिति है कि अनैतिक संबंध बने, लिव इन रिलेशन हो। हमें विवाह को मजबूत करना चाहिए, और जो अवैध संबंध बन रहे हैं उनको निरुत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं इसके साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। आप लोग मार्गदर्शन करेंगे। बताइए भाई। इस कोटेशन की एक बात अगर कोई क्लियर करेगा तो आप ध्यान से देखिएगा। इस कोटेशन में लिखा हुआ है कि लड़के लड़की की स्वीकृति, परिवार की सहमति और समाज की अनुमति। ये स्वीकृति, सहमति और अनुमति तीन अलग अलग शब्द हैं। तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। इस पर भी अगर कोई कुछ बताएंगे तो बताइएगा, तो लास्ट में तो मैं बता दूंगा।
चलिए अब आगे बताइए, कोई भी बोलिए। सभी साथियों को नमस्ते। ठीक है, बताइए। बताइए मदन जी। मदन जी का नेटवर्क गड़बड़ है, तब तक कोई और साथी अपनी बात रखे। बाबूजी, तब तक मैं स्वीकृति, सहमति और अनुमति के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। हाँ, बताइए ना। जी बाबूजी, मुझे लगता है लड़के लड़की की स्वीकृति यह तो अनिवार्य है और बाध्यकारी है, जबकि अनुमति और सहमति यह दोनों बाध्यकारी नहीं है। जो सहमति है वह एक तरह से कह सकते हैं कि आदर्श व्यवस्था है, और जब अनुमति की बात करते हैं तो अनुमति भी बाध्यकारी नहीं है, उसके विरुद्ध जाया जा सकता है, परिवार व्यवस्था उसका साथ दे सकती है। लेकिन स्वीकृति जो है वह तो अनिवार्य है। स्त्री पुरुष की स्वीकृति ना हो तो वह संबंध चल नहीं पाएगा। ठीक है, तीनों का मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। जी। बात सही है कि स्वीकृति अनिवार्य है, सहमति भी जरूरी है, अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़के लड़की ने स्वीकार नहीं किया तो परिवार उस विवाह को कर नहीं सकता। उनकी स्वीकृति अनिवार्य है। परिवार की सहमति होनी चाहिए। सहमति, परिवार की अनुमति नहीं, सहमति होनी चाहिए। समाज की अनुमति, सहमति जरूरी नहीं है समाज की। इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब विवाह होने लगता है तो परिवार की स्वीकृति तो ली जाती है। पुराने जमाने में तो परिवार ही तय कर देता था सब, लड़के लड़की की कोई भूमिका होती ही नहीं थी पुराने जमाने में। लेकिन अब तो लड़के लड़की की भूमिका होती ही है। समाज की भूमिका क्या होती है वो मैं आपको बताऊं कि जब लड़के लड़की का विवाह तय हो जाता है, तारीख तय हो जाती है, तो उसके 5 दिन पहले, 4 दिन पहले लड़का अपने तरफ, लड़की अलग अलग, ये बाजार में एक तरह से घूमते हैं, एक प्रकार से समाज को सूचना देते हैं कि हम लोग, हमारा विवाह हो रहा है फलाने जगह पर। लड़की भी इसी तरीके से विवाह के पहले एक समाज में प्रचारित करते हैं, जिससे कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति व्यक्त कर सकता है। ये दोनों, लड़का और लड़की वाले जो हैं, 5-7 दिन प्रचारित करते हैं कि विवाह के पहले लड़का वाले भोजन कराते हैं। अब तो सिस्टम बदल गया, वो अलग बात है। ये सारा एक प्रकार का अनुमति है समाज की, स्वीकृति नहीं, सहमति भी नहीं, अनुमति। मतलब अनुमति का मतलब होता है कि मैंने आपको सूचना दे दी। अब आपकी, आप कोई पहल करते हैं तो ठीक है, नहीं पहल करते हैं तो मान लिया गया कि आपकी अनुमति है, सूचना दे दी। लेकिन परिवार से स्वीकृति चाहिए, माने परिवार की सहमति चाहिए, केवल अनुमति नहीं। ये तीनों का मैं आपको कोटेशन के हिसाब से फर्क बता दिया।
अब चलिए आगे बात शुरू करिए आप। हाँ बाबा हाँ बाबा नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार पवन जय जी, बताइए। बाबा, शादी हमारे भारतीय समाज में बहुत पुरातन परंपरा है और विश्व के हम इकलौती ऐसी संस्कृति है जहाँ पर सबसे कम तलाक दर है, जिससे कि हमें अपनी इस जो वैवाहिक प्रथा है हमारी, उस पे गर्व कि हम सबसे सफल हैं इस मामले में। हमारे यहाँ शादी कहीं नशे में या किसी उत्सव में नहीं तय होते या युवा के जोश में नहीं होते। हमारे यहाँ शादियां बुजुर्ग देख कर तय करते हैं। प्रेम हो भी ना तब भी एक दूसरे से शादी होती है। शादी होने के बाद प्रेम हो या ना हो, लोग साथ में रहते हैं और यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज को बड़ा और परिवार को मजबूत बनाया जाता है। दूसरे देशों में प्रेम एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि प्रेम है तो शादी है, प्रेम नहीं है तो शादी नहीं। जिससे यह स्थिति आ गई है कि वहां लावारिस बच्चों की भीड़ लग गई। परिवार नाम की संस्थाएं टूट रही हैं। समाज जो है अपनी बड़ा होने की स्थिति को खो रहा है। इसलिए हम इस व्यवस्था को पूरी दुनिया में एक संदेश की तरह दे सकते हैं, जहां पर परिवारिक जन, बुजुर्ग लोग समझ बूझ कर कि कौन किसके लिए उपयुक्त है यह तय करते हैं और समाज साक्षी बनता है। जितने बाराती जाते हैं वो साक्षी बनते हैं, इस बात के गवाह बनते हैं कि हाँ फला फला की शादी हुई। इस तरीके से हमारा वैवाहिक बंधन किसी भी नशे के आगोश में नहीं तय होता है। यह समझदारी से किया हुआ एक फैसला होता है। और जो लोग समाज को बड़ा मानते हैं वह किसी भी नशे की स्थिति में लिए हुए फैसले को कभी भी स्वीकृति नहीं देते। जैसे कि अभी एक बंधु ने कहा कि अगर समय से शादी नहीं कर दी जाएगी तो आदमी बदतमीजी करता है, औरतों के प्रति वह दुर्व्यवहार करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग समाज को बड़ा मानते हैं और परिवार को एक इकाई मानते हैं, वहां ऐसी स्थिति नहीं है कि शादी ना होने पर वह व्यभिचारी ही हो जाएगा। जो लोग समाज को बड़ा नहीं मानते हैं, परिवार को एक इकाई नहीं मानते हैं, उनकी चाहे शादी पहले कर दी जाए चाहे बाद में कर दी जाए, उनकी बदतमीजी जिंदगी भर रुकती नहीं है। चाहे वो एक शादी कर लें चाहे 10 शादी कर लें, शादी से और बदतमीजी से कोई संबंध नहीं है। वह समाज और परिवार की मजबूती और क्या ज्ञान और क्या संस्कार मिला है वह तय करता है। भूख लगने से चोरी जायज नहीं हो जाती है। अगर हर भूखा आदमी चोरी करने लगे तो समाज में रोटी पाने के जो सही रास्ते हैं उस पे संघर्ष ही खत्म हो जाए। और ऐसा हमारे यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ समाज को बड़ा मानने की परंपरा सबके मन में है। वो यह जानते हैं कि अगर मैं चोरी करूंगा तो चोरी करना समाज में निंदनीय है, उसे पाप माना जाता है। व्यभिचार को पाप माना जाता है। इसलिए लोग समाज को बड़ा जो लोग मानते हो वह इन कार्यों से डरते हैं। धन्यवाद बाबा जी। चलिए और बताइए कोई।
बाबा नमस्कार, प्रणाम। बताइए। बाबा, विवाह संस्कार है, एक समाज की व्यवस्था का हिस्सा है। अब विवाह क्यों आवश्यक है? तो लड़का और लड़की दोनों के लिए विवाह कब होना चाहिए, ये उनके फिजिकल एबिलिटी पर निर्भर करता है। जब लड़की गर्भ धारण के योग्य हो जाए तो वो विवाह लायक होगी। उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं। मिनिमम उम्र तो प्राकृतिक है, लेकिन शारीरिक मजबूती भी समाज देखता है। समाज की अनुमति इसके लिए आवश्यक है कि समाज उस पर नजर रखता है कि ये शारीरिक रूप से जनने के योग्य हुई या नहीं हुई। अब लड़का परिवार संभालने लायक हुआ या नहीं हुआ, वो अपने परिवार की ठीक तरह से परवरिश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तब वह एबल होता है, शादी के योग्य होता है। ये भी समाज देखता है, परिवार देखता है। अब परिवार की स्वीकृति, तो परिवार की स्वीकृति भी इसी पर आधारित है कि लड़का और लड़की जब सहमत हैं एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सहमत हैं, हाँ, उनके विचार मेल खाते हैं, इसके लिए लड़का और लड़की की स्वीकृति चाहिए, सहमति चाहिए, और परिवार की स्वीकृति चाहिए कि वो दोनों परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे, उनकी विचारधारा समाज की विचारधारा से मेल खाती है या नहीं खाती। इसलिए उनको परिवार की स्वीकृति चाहिए। तो बाबा, ये विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, लड़का और लड़की का मिलन नहीं है, ये दो परिवारों का मिलन है। ये समाज की व्यवस्था का सवाल है और सह अस्तित्व का, माने प्रकृति के क्रम को आगे बढ़ाने का दायित्व तो ठीक से निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। तो प्रकृति के कार्य को आगे बढ़ाना, ईश्वर के आदेश का पालन करना, ये विवाह नाम की चीज है। अब संस्कारों में बहुत आते हैं। दूसरी बात, जैसे अभी एक सरकार ने सहमति दी है, किसको? लिव इन रिलेशन को। तो लिव इन रिलेशन अगर सही है कि लड़का और लड़की सहमति से एक साथ रह रहे हैं, वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, यदि वो सही है, तो एक वैवाहिक स्त्री और पुरुष वो सहमति से जब संबंध बनाते हैं तो वो अवैध क्यों है, वो अपराध क्यों है? वो अपराध केवल उसके लिए है, उसके पति के लिए, क्योंकि जो वचन दिया है उस वचन का खंडन किया उसने, तो अनैतिक है, अपराध नहीं है, ये आप भी कहते हैं बाबा। लेकिन समाज व्यवस्था के लिए ये अपराध है, क्योंकि समाज की व्यवस्था भंग होती है इससे। उसी प्रकार से लिव इन भी समाज की व्यवस्था को भंग करने का एक काम है, इसलिए शासन द्वारा भी इसे परमिशन नहीं दी जाना चाहिए, स्वीकृति नहीं दी जाना चाहिए कि आप लिव इन में रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही सब करने लगे तो। अब एक और उदाहरण बाबा हम देते हैं, जैसे वैलेंटाइन, जो आज वैलेंटाइन डे मनाते हैं जिनके नाम पर, तो वो मनाते क्यों हैं लोगों को इसका भी पता नहीं है। क्योंकि वैलेंटाइन ने हिंदुस्तान में आकर के जब यहाँ की सामाजिक व्यवस्था देखी और विवाह पद्धति देखी, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत परिष्कृत है, बहुत अच्छी है, वैज्ञानिक है, इससे संपूर्ण समाज को लाभ होता है, संपूर्ण प्रकृति को लाभ होता है। वो पाश्चात्य के देश में जाकर के उन्होंने लागू करने की कोशिश की। तो वैलेंटाइन के कुछ फॉलोअर जिन्होंने उस प्रक्रिया को, उस समाज व्यवस्था को स्वीकृत किया, वहां के शासन ने उसको स्वीकृत नहीं किया। इस कारण से वैलेंटाइन को 14 फरवरी के दिन फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटका दिया गया तो उनकी सहानुभूति, सांत्वना के लिए उनके फॉलोअर्स ने क्या किया कि उस दिन को मनाने लगे, वो हो गया वैलेंटाइन। आज के युवा इस बात को जानते ही नहीं है कि वैलेंटाइन डे मनाया क्यों जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है। तो ये समाज की व्यवस्था है बाबा,
और समाज की व्यवस्था को जो भंग करे वो अपराध है, सीधी सी बात है। बाबा मेरा तो इतना ही कहना है। आगे आप और विद्वजन जुड़े हुए हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार। हेलो। हाँ बताइए विपुल जी। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इसमें तीन शब्द हैं, स्वीकृति, सहमति तथा अनुमति, मैं इसकी और उदाहरण सहित व्याख्या करना चाहता हूँ। जैसे कि एक है वर वधु की स्वीकृति। अगर इसको हम देखना चाहें तो जब कन्यादान होता है और कन्यादान के उपरांत जब मंडप में एक रस्म होती है, उसे हम कहते हैं सप्तपदी। उसमें 7 वचन होते हैं और वो दोनों दुल्हा दुल्हन दोनों उसको स्वीकार करते हैं। तो ये जो स्वीकृति है वो वहां पे दिखती है, वहां पे जो स्वीकृति है वहां पे दिखती है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और जो बाकी दायित्व है उसकी स्वीकृति ली जाती है। अब रही बात अनुमति, जो समाज की चाहिए। अनुमति जो होती है, जो हमारा जो समाज है, जो जो हमारा समाज है, उसमें हम देखते हैं कि जब जब किसी विवाह का तय होता है तो जो लोग विवाह तय करने के लिए पहल करते हैं उन्हें हम अगुआ कहते हैं। तो अगुआ ही जाकर वो संपर्क स्थापित करते हैं लड़की वालों से या लड़के वालों से, और फिर वो विवाह संपन्न होता है। उसके बाद रोके की रस्म होती है। रोका के बाद फिर उसके बाद भात खिलाया जाता है। तो ये दर्शाता है कि समाज की अनुमति है कि हाँ, हम विवाह कर रहे हैं, आपकी की अनुमति है कि नहीं। इसमें एक और बात आती है, बारात व्यवस्था। जो बारात व्यवस्था है वो इसी का परिणाम है कि समाज आपको अनुमति दिया है कि नहीं। जब लोग बारात जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि हाँ, हम इस विवाह को मानते हैं, ये विवाह वैध है। और तीसरा जो शब्द है परिवार की सहमति, वो तो सबसे आवश्यक है, क्योंकि जब अगुआ या मीडिएटर परिवार के पास आता है तो लड़के के माता पिता से ही बात करता है और लड़की के माता पिता से ही बात होती है। तो इन दोनों की सहमति होती ही है। तो ये तो हुई बात जो हमारी व्यवस्था है। और लेकिन जो आज का जो व्यवस्था है, जो विवाह व्यवस्था है, अगर हम आज की विवाह व्यवस्था को जो हो रहे हैं, अगर इन कसौटी पे कसते हैं तो वो आदर्श विवाह की श्रेणी में नहीं आएंगे। ऐसे बहुत से विवाह हैं जो अंतर्जातीय हो रहे हैं और उसमें न तो परिवार शामिल है न समाज शामिल है। लड़का लड़की शादी कर ले रहे हैं, तो वो तो आदर्श विवाह नहीं कहा जा सकता। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो आजकल जो सहजीवन जो व्यवस्था हुई है, जिसे हम लिव इन कहते हैं, ये लिव इन की जो व्यवस्था है, ये पहली बात तो हमारे समाज के अनुसार है नहीं। क्योंकि जो लिव इन की व्यवस्था है ये किसी दायित्व की पूर्ति नहीं करती है। इसका एक ही मतलब है भोगना। स्त्री पुरुष एक दूसरे को भोगते हैं बस, इसके अलावा इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। तो इससे तो समाज में अनाचार फैलेगा, नैतिकता फैलेगी और समाज गर्त में जाएगा। और उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, 2 दिन पहले की, एक शहर है मेरठ, एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति का मर्डर कर दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर।
तो ये सब बात है। तो हमें ये चाहिए कि जो हमारी व्यवस्था है, जो जो हमारी विवाह व्यवस्था है, जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है, जो अकाट्य है, जो दुर्भेद्य है, उसको हम बनाए रखें, जो कि आज के समय में टूट रही है। धन्यवाद। और बताइए। ब्रजेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। जी आ रही है, बताइए। हाँ जी, तो भारत में जो है मुगल काल से पहले भारत में स्वयंवर प्रथा थी। मतलब इसके उदाहरण चलिए, आपकी आवाज बंद हो गई। और बताइए कोई। देखिए, जो विवाह के जो 4 उद्देश्य हैं। बाद जो है हमारे भारत में हमारे भारतीय जो है भारतवासी छोटी छोटी लड़कियों की भी शादी करने लगे। 9 वर्ष की अवस्था में भी हमारे भारत में शादी होती थी। तो क्या समस्या थी, क्यों करते थे छोटी अवस्था में, जिसको बाल विवाह कहते हैं। तो बाल विवाह मतलब अंग्रेजी शासन था भारत में, उसमें बाल विवाह प्रथा थी भारत में। तो उस समय जब बाल विवाह प्रथा थी, इसको राजा राम मोहन राय ने और मतलब ऋषि दयानंद जैसे मतलब महान पुरुषों ने इसका विरोध किया और उस बाल विवाह प्रथा को समाप्त कराया। सती प्रथा भी थी, उसको भी समाप्त कराया। अब वर्तमान समय में जो नियम है समाज का और सरकार का, वो ठीक है मतलब, लेकिन जिसमें सरकार बाधक है, समाज जो शादी करता है, मतलब अगर किसी की लड़की शादी लायक हो गई तो उसका विवाह मतलब जो समाज के हिसाब से होना चाहिए, कुछ करते हैं। और मतलब अगर कहीं कोई व्यक्ति थोड़ी उम्र में शादी कर देता है और कोई कंप्लेंट कर देता है तो उसमें पुलिस जो है बाधक बनती है। तो इस तरह से हमारी जो विवाह पद्धति है इस समय वर्तमान समय में, जहाँ मतलब विवाह संस्कार होते हैं वो मतलब एक अपने हिंदू रीति रिवाज से या वैदिक पद्धति से विवाह संस्कार तो अच्छे होते हैं। लेकिन जो वर्तमान समय में कुछ लड़कियां ऐसी हैं, शिक्षित होने के बाद माता पिता से भी नहीं पूछती और लड़कों के संग जो है वो कॉलेजों में ही मतलब बातचीत करने के बाद एक दूसरे प्रभावित होते हैं और मतलब माता पिता से भी लड़कियां नहीं पूछती और लड़कों के साथ चली जाती हैं, विवाह कर लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, फिर जो है फोन करती हैं कि हमने शादी कर ली। तो इस तरह से जो समझदार माता पिता हैं वो तो सहन कर लेते हैं, और मतलब कुछ उग्र विचारों के हैं वो कहीं कहीं तो ऐसा देखा है हमने, दोनों को अगर पकड़ में आ जाते हैं लड़का लड़की तो दोनों को मार भी देते हैं। ऐसी भी कई घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह से, लेकिन जो समाज की व्यवस्था है, माता पिता स्वेच्छा से वर को तलाशते हैं, देखते हैं, लड़की की शादी करते हैं, तो वो एक मतलब आदर्श विवाह माना जाता है। तो वर्तमान में आदर्श विवाह हमारे भारत में लगभग 70% आदर्श विवाह ही होते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि मतलब दूसरी बिरादरी का लड़का है, किसी दूसरी बिरादरी की लड़की है, तो उसमें आपस में तालमेल हो जाता है, वो विवाह कर लेते हैं और उसको वो समाज को बहुत बुरा लगता है। वो घर बार छोड़कर, लड़का अपना घर छोड़ देता है, लड़की अपने घर छोड़ देती है और परदेश में अपना कहीं ना कहीं कमाते खाते हैं, समय बिताते हैं। तो ये समाज, इस समाज के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, लेकिन कोर्ट उसको मतलब सहमति प्रदान करता है। तो आज हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो कुछ गरीब, अगर कोई गरीब व्यक्ति है अपनी लड़की की शादी करता है तो वो अच्छा घर परिवार देखता है। अगर शिक्षित लड़की है, इंटर बीए एमए है, तो वो देखता है कि मेरा अगर हमारी लड़की के लिए लड़का जॉब वाला मिल जाए, सरकारी जॉब वाला मिल जाए तो अच्छा है। तो इस तरह से जो हमारे समाज की प्रथा बनी हुई है वो आज भी हमारे परिवारों में जो आदर्श प्रथा है, जो अच्छे परिवार हैं, अच्छे घर परिवार हैं, उनमें आज भी हमारे समाज में मतलब आदर्श प्रथा है। लेकिन हमारे जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी नियम है, सरकार ने नियम बना दिया है लड़की की उम्र 18 साल होगी और लड़के की उम्र जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो उस समय सरकार इस तरह से हमारे जो समाज की एक रोड़ा बनी हुई है।
तो हमारी मतलब समाज व्यवस्था के हिसाब से ही हमें विवाह संस्कार करने चाहिए, और इस पर विचार मंथन भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार मतलब सरकार को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस विषय में निर्णय जो है वो समाज का ही होना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा मैं। मैं आपको बता रहा था कि विवाह के 4 उद्देश्य हैं। जी। पहला है शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति। जी। वो ब्रजेश जी ने बताया कि ये तो बाहर भी हो सकता है, लेकिन बाहर में चारों नहीं हो सकता। शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति। दूसरा है संतानोत्पत्ति, जी। वंश वृद्धि, समझिए हो, जी। दूसरा हो जी। गया। तीसरा है सहजीवन। हम एक साथ जीने की, परिवार के रूप में एक साथ रहने की, एक साथ संयुक्त रूप से जीने की आदत डालें, ये सहजीवन है। लेकिन चौथा एक और है, माता पिता के ऋण से मुक्ति। जिस माता पिता ने जन्म दिया है, उसने हमको जन्म दिया है, उसने पढ़ाया लिखाया है, खिलाया पिलाया है, सब तरह से हमको योग्य बनाया है। और जब वे वृद्ध हो गए, तो वृद्ध होने के बाद हम दोनों माता पिता, लड़की के लिए सास ससुर को माता पिता मान लिया गया, लड़के के लिए माता पिता हैं ही, उनके ऋण से उऋण होना। मतलब जिस तरह हमको पाल पोस करके माता पिता ने योग्य बनाया, उसी तरह वृद्धावस्था में हम अपने माता पिता को पाल पोस करके उसी तरह एकदम उनको संतुष्ट रखेंगे। ये चारों मिलाकर विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। चारों चारों में कौन सा महत्वपूर्ण है, ये छाट करके निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि चारों का अपना अपना महत्व है। चारों में से अगर एक को निकाल दिए तो विवाह का उद्देश्य खंडित हो गया आपका। ये मुख्य बात है। इसी तरह वो जो 3 बातें हैं, लड़के लड़की की स्वीकृति। आपको लगेगा कैसे स्वीकृति? भाई मेरी उम्र जब 15 की थी या 14 की रही होगी, उस समय भी मेरे विवाह के लिए मेरी अनुमति, मेरी स्वीकृति ली गई थी विवाह के पहले। कि भाई हम लोग जा रहे हैं, लड़का लड़की लड़की देखने जा रहे हैं, तो उनसे पूछा गया था। ये अलग बात है कि हमसे पूछा गया उस समय, लेकिन बहुत से परिवारों में भाभियां पूछ लेती हैं, और कोई परिवार का माँ वगैरह पूछ लेती हैं। डायरेक्ट नहीं पूछते हैं लोग, तो इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं, लेकिन स्वीकृति लड़के लड़की की लेते ही हैं। और लड़के लड़की आम तौर पर कह देते हैं कि आप जो कर दीजिएगा वो ठीक है, मान लेते हैं, चलिए हो गया। वही स्वीकृति होती है, ऐसा है। पहले तो ये प्रचलन था ही, बाद में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है। ये स्वीकृति भी है, सहमति भी है, अनुमति भी है। ये तीनों मिलाकर आदर्श विवाह माना गया है। ठीक है, आगे बताइए। और हेलो। हाँ बताइए। सभी विद्वत साथी जन का अभिवादन है।
आज श्रद्धेय समाज विज्ञानी ब्रजेश राय जी ने आज का जो कोटेशन और जो विषय रखा कि विवाह पद्धति एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसमें वर वधू की स्वीकृति, परिवार की सहमति तथा समाज की अनुमति आवश्यक होती है। यदि इन तीनों में से किसी एक का अभाव है तो आदर्श विवाह नहीं माना जाएगा। तो विवाह है या शादी है या निकाह है या मैरिज है या कोर्ट मैरिज है, इस प्रकार से कई पद्धतियों से जो ये विवाह का कार्यक्रम है ये समाज में संपन्न होता है। क्योंकि केवल हम विवाह पद्धति को हिंदुत्व या भारतीय परंपरा से ही नहीं देखेंगे, इसको हमको विश्व की जो 7.5 अरब जनसंख्या है, सब के सब कहीं न कहीं किसी न किसी पद्धति से विवाह के बंधन में बंधते ही हैं, चाहे उनकी व्यवस्था या नियम कानून चाहे जैसा हो। अब हम लोग ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए अपनी जो भारतीय व्यवस्था है इसमें आदर्श विवाह पद्धति को ये मानते हैं कि लड़के और लड़की की स्वीकृति, उनके परिवार की सहमति और समाज की अनुमति को आदर्श विवाह व्यवस्था कहते हैं। तो हिंदुत्व में जो होता है वो व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को मान्यता जो है और सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब हम पाश्चात्य पद्धति की ओर चलते हैं तो वहां पर व्यक्ति, सरकार और समाज को मान्यता है। परिवार का वहां पर जो है पारिवारिक व्यवस्था को उन्होंने निकाल दिया है। ऐसे ही जब हम इस्लामिक व्यवस्था में चलते हैं तो वहां पर निकाह होता है, तो वहां पर व्यक्ति होता है और परिवार होता है और धर्म होता है। धर्म के अनुसार ही सारा चीज वहां पर चलता है। और जब हम नास्तिक व्यवस्था की ओर चलते हैं तो उसमें केवल सरकार ही जो करेगी, जो विवाह का रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था है, कोर्ट मैरिज का व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है। अब हरेक जो धर्म संप्रदाय है वो अपने अपने हिसाब से उनके जो मार्गदर्शक हैं या चाहे जो वहां व्यवस्था बनाया गया है वो संतुष्ट उनको मानते हैं। लेकिन जब उन पर विचार, चिंतन, मंथन किया जाता है तो उन व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं हमें खामी देखने को मिलता है
और उसका जो है भविष्य में परिणाम सही नहीं आता है, वो लंबे समय तक नहीं टिकता है, बीच में कहीं न कहीं जो है उनकी व्यवस्था या मैरिज या निकाह या कोर्ट मैरिज जो है वो टूट जाता है। तो हम उसको आदर्श व्यवस्था इसलिए नहीं मानते हैं। लेकिन जो हिंदुत्व की व्यवस्था है, इसको हम जन्म जन्मांतर का साथ मानते हैं, 7 जन्मों का मानते हैं। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं टूटन और घुटन देखने को मिलता है। अब जो आदर्श जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो परंपरागत घुटन है, उस घुटन से निकालकर जो पहले जो व्यवस्था थी परंपरागत, तो उसमें बच्चे या बच्चियों दोनों से किसी को कोई जानकारी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। पहले तो ठाकुर और ब्राह्मण जाकर के सब तय कर देते थे। तो जब वो व्यवस्था आगे बढ़ती थी तो तालमेल नहीं बैठता था, तो उसमें घुटन जो है आता था। तो जब आज की जो व्यवस्था, जो आदर्श व्यवस्था हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे और बच्चियों की जो हम शादी की बात करते हैं, तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष जो हैं, दोनों का पढ़ाई लिखाई, उनकी क्या स्थिति है, सब वो चीजों का बात बना करके बैठा करके तब बच्चों बच्चियों से भी ये पूछा जाता है कि भाई आपका वहां पर और उनका यहाँ पर जो है संबंध चल रहा है। और इसके बाद एक बार उनको बीच में दिखाकर और फिर दोनों को ये कहा जाता है कि आपस में आप लोग बातचीत करके और एक दूसरे से कुछ नॉर्मल जान करके स्वीकृति दी थी, जिसको कि हम लोग छेका के रूप में, रोका के रूप में बोलते हैं। तो जब दोनों की स्वीकृति मिल जाती है, एक दूसरे को कुछ जान समझ लेते हैं, तब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। जब ये दोनों की स्वीकृति मिल जाती है तो दोनों तरफ के परिवार भी खुश हो जाते हैं कि चलिए भाई हमारे बच्चे का जो शादी ब्याह है वो हो रहा है। तो ये फिर सहमति देते हैं। उस सहमति के हिसाब से जो 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन का जो कार्यक्रम होता है, उसमें ये सारी व्यवस्था करते हैं। चाहे खुशियों के हिसाब से जो भी उनका, जिसमें बच्चा खुशी हो और बच्ची खुश हो, उनकी जीवन आगे जो है एक खुशहाल चले, कोई व्यवधान न हो, वो सारी व्यवस्थाएं करके दोनों सहमत होते हैं। और जब सहमत होते हैं तो उसमें एक दिन सहभोज या प्रीति भोज देते हैं, न्योता निमंत्रण बांटते हैं। और जब उस निमंत्रण में सारे समाज के लोग एकत्रित होकर के और वो सहभोज और प्रीति भोज का आनंद भी लेते हैं, न्योता के रूप में कुछ गिफ्ट भी देते हैं, और वो अपनी अनुमति जो है दे देते हैं, जो समाज अनुमति दे देता है। तो ये एक आदर्श विवाह होता है और उनकी जीवन जो है खुशहाल बीतती है। अगर इसमें बीच में अगर किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो समाज के जो मार्गदर्शक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो उनको समझाकर बुझाकर उनका तालमेल बैठा करके और
आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारी आदर्श व्यवस्था है। और जो विवाह का जो उद्देश्य है कि शारीरिक इच्छा की पूर्ति करना, वंश वृद्धि करना, माता पिता के ऋण से मुक्त होना और सहजीवन, ये मुनि जी ने आपको अभी बताया। और बाकी जो अन्य धर्मों में, अन्य संप्रदायों में, अन्य व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ खामियां देखने को मिलती है। अब जब हम अब इस व्यवस्था में, जब ये व्यवस्था मोहन सही, भाई, जी अब आप सॉल्व करिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। तो आगे जो है, आप वैदिक की स्थिति में भी जो है आश्रम व्यवस्था है, उसमें भी ब्रह्मचर्य है, आपको जो है फिर गृहस्थ है, और जो है किसे जो व्यवस्था है आश्रम का, उसके हिसाब से भी हम लोग उस पर चिंतन कर सकते हैं। और आगे जो है सो कई प्रकार की जो अभी लिव इन रिलेशनशिप या आपको जो है किसे समलैंगिक व्यवस्था, बहुत प्रकार की जो है समस्याएं आई हैं। तो इन सब समस्याओं को और आगे हमारे साथी जो हैं रखेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम देता हूं। और साथी जो हैं अपने विचार। राजकुमार असाटी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप मुनि जी, आप सभी को जय भगवान जी की। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता था कि लड़का हो या लड़की, वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए सामाजिक मान्यता जरूरी होती है। शारीरिक वासनाओं की भूख इच्छा पूर्ति से पैदा हुई संतान से मां शब्द की उत्पत्ति होती है, लेकिन उस संतान को मां और बाप तब तक नहीं मिलते जब तक सामाजिक आदर्श वैवाहिक परंपरा को महत्व न दिया हो। परिवार समाज की सहमति से ही सामाजिक संस्कारों के साथ वैवाहिक जीवन जीने की शुरुआत न की हो, तब जाकर मिलते हैं उस शारीरिक वासनाओं की भूख से पैदा हुई संतान को सामाजिक मान्यता प्राप्त माँ बाप। नहीं तो जीवन भर लोग अवैध संतान, नाजायज औलाद, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। सारे जानवर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। सामाजिक वैवाहिक व्यवस्था की परंपरा केवल इंसानों के लिए बनाई गई है। कुटुंब, वंश वृद्धि और संपत्ति की रक्षा के लिए ही परिवार, वैवाहिक जीवन, सामाजिक परंपरा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो हिंदू संस्कारों में है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण मूल्यवान माना जाता है। मुनि जी हैं चर्चा में? जी नरेंद्र जी बताइए। हाँ, ब्रजेश जी 9 है बज बाबू गए जी, है हैं। चर्चा में, हाँ, मुनि जी नहीं है चर्चा में? है चर्चा में। हाँ, तो 9 बज गए हैं। और क्योंकि कार्य योजना की भी सूचना थी आज, अब से आगे वो चर्चा शुरू कर लेंगे तो हम लोग ठीक रहेगा। नरेंद्र जी, जी मुनि जी। हम अभी समाप्त करा देते हैं प्रोग्राम। जी हम लोग अपना कार्य अब शुरू कर सकते हैं। आज की जी चर्चा बिल्कुल। को यही हम लोग समाप्त कर रहे हैं। हम्म। आज ये 29, 30, 31 तारीख के जो प्रोग्राम है, जी उस प्रोग्राम की पर अपने लोगों को चर्चा करनी है, इन लोगों को, नरेंद्र जी वगैरह को। तो आज के प्रोग्राम को हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं अभी। ठीक है। नहीं, जिसका नाम एक बार आया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो दूसरी जगह अच्छा। नरेंद्र जी आप कंटिन्यू करिए। हाँ, बस इसी अच्छा, पर कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग इसी में जी शामिल रहेंगे जो हमारे आप और प्रारंभ साथी। करें। हाँ,
कोई बात अपनी एक ही से सुन लेते हैं ना, बात आवाज घूमती रहती है, एक ही फोन काफी होगा। तो सभी लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं ना पास पास। हाँ, ब्रजेश जी ऐसा है कि आपको शायद वो लिस्ट नहीं, ब्रजेश जी को भेजना जरा अपने फोन में। ब्रजेश जी खोल करके देखिएगा, हम लोगों ने कितने 11 विभाग हैं, पूरा जी भेजिए। कार्यक्रम लगभग 11 विभाग में बांटा है। और 2 दिन आप देख लीजिएगा खोल करके ब्रजेश जी अपना में, और ये जो साथी हैं इनके लिए भी भेज दो। तो उसमें किस व्यक्ति की क्या भूमिका रहेगी, एक तो ये है। दूसरे, जो 2 दिन बैठक चले कार्यक्रम चलेगा हम लोगों की तरफ से, क्योंकि तीसरे दिन तो रामवीर जी व्यवस्था संभाल लेंगे। शाम को हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक करीब। उसके बाद मतलब 30 तारीख की शाम को 31 की शाम और 31 तारीख में रामवीर जी संभाल लेंगे। तो 2 दिन 4 सत्रों का भी हमने विभाजन कर दिया है। और उससे पहले किसकी क्या जिम्मेदारी है वो पूरी लिस्ट में है। ज्ञानंद जी एक बार आप इसे पढ़ते चले जाइए, सभी सुन लेंगे और बाकी सब लोगों को भेज दिया जाएगा ये। अच्छा मैं खोलूं अपना, हमको दीजिए, बस वो दीजिए माइक। हाँ माइक लीजिए ना, बाकी तो है ही। लो बोलते रहिए। ये कार्यालय विषय के लिए एक बनाया गया है कार्यालय विषय। कार्यालय विषय में जो नाम है वो है कार्यालय विषय का कार्य मतलब स्वागत, रजिस्ट्रेशन, पुस्तक बिक्री यानी प्रकाशन का काम, और ज्ञान तत्व की मतलब उसके रजिस्ट्रेशन, उससे संबंधित जो भी कार्य है वो। इसमें अशोक गुप्ता जी लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रिंसिपल साहब, उनको कार्यालय के लिए प्रमुख उत्तरदायित्व दिया गया है। दूसरा राजेश प्रजापति जी हैं, और एक खुशबू ठाकरे जी हैं रायपुर की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वो एक पत्रकार हैं, वह भी इस कार्य में मेरा सहयोग, कार्यक्रम का सहयोग करेंगे। दूसरा विभाग है भोजन व्यवस्था। भोजन व्यवस्था में सुधीर सिंह जी और योगेश निषाद जी, ये दोनों ही सुल्तानपुर के साथी हैं। इनसे सहमति मिल गई है, ये लोग 28 तारीख को पहुंच जाएंगे। तीसरा एक नाम इसमें और जोड़ा गया है, अजय तूती जी, वो रामानुजगंज के रहने वाले हैं, वो भोजन व्यवस्था में हमारा सहयोग करेंगे। तीसरा एक है परिवहन। परिवहन में बहुत ज्यादा काम तो नहीं है, ज्यादा करके परी चौक से ही लोगों को लाना ले जाना रहेगा, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग में कई सारी ऐसी चीजें पड़ती हैं कि सामान लाना है, ले जाना है। इसमें 2 लोगों का नाम रखा गया है, रामराज जी और मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी प्रधान हैं और नोएडा के उस सेक्टर में, ग्रेटर नोएडा के उस सेक्टर में यानी परी चौक के आसपास उन्होंने करीब 10-12 साल वहां पे उन्होंने काम किया है। तो उस क्षेत्र की जान पहचान उनको अच्छे से है, तो कहाँ क्या सामान मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चौथा विभाग है निवास व्यवस्था, आवास व्यवस्था, जिसमें राजपाल मिश्रा जी जो अपने गोरखपुर के हैं गांधीवादी, वो उसके प्रमुख हैं। उसमें आवास व्यवस्था चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण है, किसी को तकलीफ ना हो, सबके रहने की व्यवस्था ठीक से हो जाए, इसलिए नरेंद्र सिंह जी ने वो जिम्मेदारी स्वयं ली हुई है। साधना आर्य जी और शुभेंदु महापात्रा जी, ये 4 लोग निवास व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेंगे। पांचवा है मीडिया। मीडिया में 2 तरह की बात हो गई। एक बात हो गई कि मीडिया, जो समाचार पत्र हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी बात जाए, एक ये काम हो गया। दूसरा एक काम ये हो गया कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो अच्छी तरीके से प्रेस विज्ञप्ति ब्रीफिंग हो जाए। तो प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने की जिम्मेदारी रहेगी विपिन तिवारी जी को, सबको भेजने की। बाकी राकेश जी और रामवीर जी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ठीक से हमारी बात जाए, इस बात की भी जिम्मेदारी ये लोग लेंगे मीडिया व्यवस्था में। छठा है सूचना और जनसंपर्क, जो जैसे हम लोग ये जो जनसंपर्क और सूचना के विभाग के लिए इसमें नाम है नरेंद्र जी का, विपिन जी का, राकेश जी का, और मेरा भी इसमें नाम इसलिए डाला गया था क्योंकि सभी पंपलेट्स और सूचनाओं में हम चारों के नाम, फोन नंबर दिए गए हैं।
हम ही लोगों के पास फोन आ रहे हैं, जिसमें से फिर ये हुआ कि नहीं 3 लोग प्रमुख रूप से करेंगे कार्यालय से, तो हम देख ही रहे। 7वां है आपूर्ति व्यवस्था। कार्यक्रम के बीच में कुछ भी सामान लाना है, कुछ भी आवश्यकता पड़ती है बाजार से खरीदने की, तो वह सारा कार्य 2 लोग देखेंगे, रवीन विश्वास जी और अंकुर बराज जी। अंकुर बराज जी यही कार्यालय में रहते हैं और वही पास के रहने वाले हैं, मेरठ के पास के बुलेटिन और स्टिकर और उसमें कह लीजिए ब्रूसर, ये सारा कुछ तैयार कराने की श्रीकांत जी और संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जी परसों आ जाएंगे, तब तक श्रीकांत जी भी हैं। श्रीकांत जी भी 27 तारीख को चले जाएंगे और 27 तारीख तक उनके जाने के पहले ये पोस्टर, बैनर, ब्रूसर, स्टिकर सब तैयार हो जाएगा। उसके पहले का ही सारा कार्य है, इसलिए ऐसा उनको दिया गया है। कैमरा और फिल्म का जो दिखाया जाएगा और जो कैमरे रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, फोटो वगैरह लिया जाएगा, ये पूरी जिम्मेदारी अंकुर बराज जी ने ली हुई है। इनके गांव के ही कुछ लोग हैं जो कि कैमरे का संचालन भी करेंगे और प्रोजेक्टर इत्यादि ला करके फिल्म भी दिखाएंगे। एक जो है 10वां विभाग एक और बनाया गया है, झंडा आरोहण एवं यज्ञ व्यवस्था। इसको प्रार्थना व्यवस्था लिखा है, इसको यज्ञ व्यवस्था समझिए। यानी कि 29 तारीख को ये तय है कि मां संस्थान का जो अपना झंडा है वो हम लोग फहराएंगे और 31 तारीख की शाम को उतारेंगे। यानी कि झंडे से लेकर के उसके बाद अंतिम समय तक वो झंडा रहेगा। इस पूरी व्यवस्था के संचालन के लिए, यानी कि झंडा का आरोहण हो जाए, वहां चित्र लग जाए, ग्लोब पे माला हो जाए, ये सारा बंदोबस्त संजय गुप्ता जी करेंगे। प्रार्थना और गीत इत्यादि साधना आर्य जी उसका संभालेंगी, कैसे क्या कब गीत होना है, कैसे कार्यक्रम होना है, वो साधना आर्य जी देख लेंगी। और यज्ञ का कार्यक्रम उदयन जायसवाल जी मेरा पुत्र है और टंकारा गुरुकुल का विद्यार्थी है, तो उसकी जिम्मेदारी लगाई है हमने कि वह यज्ञ कराएगा। और 11वां है संरक्षण और निगरानी व्यवस्था, जिसमें अपने सभी वरिष्ठ साथी हैं। मोहन बाबू जी हैं, प्रमोद केसरी जी हैं, ओमपाल जी हैं, राजपाल जी हैं, घनश्याम अग्रवाल जी हैं, अभ्युदय जी हैं, बहादुर सिंह जी हैं। ये इतने लोग संरक्षण और निगरानी व्यवस्था में प्रमुखता से रहेंगे। 29 तारीख के कार्यक्रम के लिए ये हम लोगों ने सोचा है। अभी इसमें परिवर्तन, आप लोगों के सुझाव अपेक्षित हैं कि 29 तारीख को कार्यक्रम, 29 तारीख का जो कार्यक्रम है वो है लोक स्वराज का। तो कार्यक्रम प्रमुख रहेंगे श्री राजपाल मिश्रा जी पूरे आयोजन के। यानी कि लोक स्वराज पर जो भी चर्चा हो रही है वो सारे कार्यक्रम के प्रमुख रहेंगे राजपाल मिश्र जी। प्रथम सत्र के अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने तय किया है बहादुर सिंह यादव जी का नाम। मंच संचालन में नरेंद्र जी रहेंगे और मुनि जी अपनी बात रखने के लिए रहेंगी ही मुख्य वक्ता के रूप में। द्वितीय सत्र में यह सोचा गया है कि विजय शंकर शुक्ला जी को हम लोग अध्यक्ष बना देंगे। मंच संचालन के लिए ओमपाल जी हैं और मुख्य वक्ता मुनि जी है ही। 30 तारीख का पूरा दिन ज्ञान यज्ञ परिवार के लिए रखा गया है समाज सशक्तिकरण के मुद्दे पर। उस पूरे कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में मोहन गुप्ता जी अपने पास हैं। मोहन गुप्ता जी उस पूरे कार्यक्रम का संचालन एक तरीके से कार्यक्रम प्रमुख के रूप में रहेंगे। अध्यक्षता के लिए अभ्युदय जी का नाम प्रस्तावित है। शेष उस समय भी तय किया जा सकता है, अध्यक्ष और वरिष्ठ कोई हमको दिखता है और सबकी सम्मति सहमति बनती है तो जोड़ा जा सकता है। ज्ञान यज्ञ परिवार के कार्यक्रमों के मंच संचालन के लिए ब्रजेश राय जी को एक ठीक समझा गया है। ब्रजेश राय जी की सम्मति सहमति अभी इस पे जैसी होगी देख लिया जाएगा। ब्रजेश राय जी का और भी 1-2 जगह हम लोग सोच रहे थे कि दायित्व दिया जाए, लेकिन बात नहीं हो पाई थी, इसलिए अभी नहीं तय किया गया है। द्वितीय सत्र के अध्यक्ष के रूप में द्वितीय सत्र का जो रहेगा 30 तारीख का, यानी ज्ञान यज्ञ परिवार का, वो सम्मान का सत्र रहेगा। सम्मान का और योजना के फाइनलाइज घोषणा की। सम्मान का मतलब जो समाज विज्ञानी, समाज शास्त्री, सामाजिक चिंतक
और जो वर्ष भर हमने काम किया है लिटिल फ्लावर स्कूल में, हमारे बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है उनके आधार पर अपनी भूमिका निभाई है विचार मंथन में, उसके आधार पर उनको भी सम्मानित करना है। तो वो शाम वाले सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में एक प्रस्तावित कि हम लोगों ने सोचा है राम सेवक गुप्ता जी का, और जो मंच संचालन की बात है उसमें मेरा नाम लिखा है कि चूंकि सम्मान जो देना है कैसे क्या है, ये जैसा भी होगा हम सब लोग बैठ के तय कर लेंगे, पंकज जी आ ही जाएंगे, उस हिसाब से कर लिया जाएगा। ये पूरे कार्यक्रम को 29-30 का जो अपना कार्यक्रम है, और उसी कार्यक्रम के समापन के समय पे ही हम लोग रामवीर श्रेष्ठ जी को मंच सौंप देंगे। जी ठीक, आप इसमें भोजन किए हैं लगता है। हाँ बाबा लीजिए नरेश। महापात्र जी का कहीं कुछ नहीं रखा गया। महापात्र जी का मुख्य रूप से रखा गया है मुनि जी। हाँ, तो वो आप ज्ञानेंद्र जी बताए नहीं है, इसीलिए मैं कर ज्ञानेंद्र जी महापात्र पूर्व बाबा में वो निवास स्थान में है। नहीं वो छूट गया है। शुभेंदु जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण जो मैं सुबह चर्चा कर रहा था कि झंडा आरोहण से लेकर के जो प्रथम सत्र के पूर्व होने शुरुआत होने के पूर्व का सारी जिम्मेदारी शुभेंदु महापात्रा जी के ही पास है। हाँ, यानी कि झंडा फहराना है, गीत होना है, यज्ञ होना है, मंच पर माल्यार्पण होना है, ये सारा कार्य शुभेंदु महापात्रा जी ही देखेंगे। नेतृत्व में होगा। हाँ, शुभेंदु महापात्रा जी के नेतृत्व में होगा। अलग अलग लोग करेंगे। उसमें विभाग 10 में 3 भाग किए गए हैं। उसके 10 नंबर जो विभाग हम लोगों ने बनाया है मुनि जी, हाँ, उसके 3 भाग किए गए हैं। उसमें अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, उन सब की देखरेख शुभेंदु जी करेंगे। हाँ, ठीक है। और वो लिस्ट है सभी के पास भेज दी जाएगी, सभी पढ़ लेंगे। हाँ, वो बताने में भूल गए थे ज्ञानेंद्र जी, इसलिए मैं हाँ वो चूक हो गई है। ठीक है। सभी को लिस्ट भेज दी जाएगी, अभी भेज दीजिए, और जितने भी लोग हैं। तो ठीक है, बताइए और कोई बात कुछ। अभी विपुल आदर्श जी का नाम छूटा हुआ है इस व्यवस्था में। मनोज कुमार सुन रहे हैं तो वो अपना ध्यान रखें, समय पर आने की सोचें। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। हाँ 28 तारीख की शाम को। और जो भी कोई साथी है, पवन जय जी आ जाएंगे तो हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको भी सौंप दी जाए। चलिए, वो तो खैर समय पर, ब्रजेश जी का भी 2-3 जगह उपयोग और किया और जाता है। वहाँ की परिस्थिति अनुसार सब बाकी किया जाएगा। हाँ विपुल आदर्श जी का नाम। देखते उनको 2-3 जगह और यूज किया जाएगा। धर्मेंद्र भाई तो नहीं आ पा रहे हैं मुनि जी, आज उनकी सूचना आई है मेरे पास। हाँ, धर्मेंद्र जी तो नहीं आएंगे आज। हाँ उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात लिखी। जी। ओम प्रकाश दुबे ने ये लिखा हम्म। कि गांधी जी कोई विचारक नहीं थे। हाँ, गांधी जी चिंतन भी नहीं करते थे। हाँ, वो तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ करके निष्कर्ष निकालते थे। अच्छा। ये हमको नई बात लगी, और फिर इन्होंने उसका समर्थन किया, धर्मेंद्र भाई ने। हम्म। जबकि मैं तो गांधी को विचारक मानता हूँ, चिंतक। हम्म। मैं उस पर लिखा भी, तो उन्होंने फिर 1-2 बार काट पीट किया, हम छोड़ दिए फिर इसके बाद। हाँ तो आज ही सूचना आई थी धर्मेंद्र भाई की, मैं ज्ञानेंद्र जी से जिक्र भी कर रहा था। हाँ, अच्छा, तो आप पढ़े होंगे तो। हाँ उन्हें मुझे मैसेज किया कि नरेंद्र भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, कुछ ऐसे परिस्थिति है। हाँ, वो ठीक है, कोई बात नहीं। खैर उनसे जब आगे और बात। कोई बात। और कोई भी अब सभी लोगों के सामने लिस्ट चली जाएगी। अगर कोई कुछ सुझाव की या बदलाव की बात कहेगा तो उस पर विचार किया जाएगा सभी के साथ। बाकी हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली में 8-10 लोग हैं। इस समय कार्यालय में सभी लोग इस बात सुन रहे हैं। रामराज जी हैं, राकेश जी हैं, और रविंद्र विश्वास भी यही है, मैं और ज्ञानेंद्र जी हैं ही, श्रीकांत जी भी यही हैं। तो सभी ने दिन भर ये चर्चा करी और ये लिस्ट बनाई है कार्यक्रम का। एक प्रकार से टाइम टेबल भी है इसमें, और व्यवस्था संभालने के
लिए जिम्मेदार लोगों भी तय करे गए। आगे विषय पर अगर किसी को उस विषय पर जो चल रहा था, परिवार व्यवस्था, विवाह पद्धति, उस पर अगर कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइएगा। ये लिस्ट ज्ञानेंद्र जी ने मदन जी को बाबूजी, आज की चर्चा पे 2-3 बातें आई थी, कुछ प्रश्न भी आए थे। हाँ, पास हेलो, जी जी, आप अपनी बात आवाज रख आ रही है दीजिए। भैया? जी आवाज आ रही बताइए, है ना? बताइए बताइए। ठीक। हाँ हाँ, मैं मतलब आज के विषय पर थोड़ा मेरा मन है बोलने का कि आज का जो विषय है कि इसमें से तीन जो मतलब ये बताए, इनमें से एक भी छूटता है तो आज का विवाह आदर्श विवाह में नहीं माना जाएगा। तो मेरा जो मतलब मैंने जो अनुभव किया है, ये जो विवाह है आज का भारत में, जो हमारे विवाह होते, यदि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके हिसाब से सोचें तो ये आदर्श विवाह हमारा कुछ और होता था। ये तीनों अंग मिल भी जाते हैं तो शायद आदर्श विवाह, मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहती हूँ जो आज का विवाह होता है। आवाज आ रही है भैया? आ रही हेलो। है। जी आ रही है मेरी आवाज। आवाज आ रही है। तो ये जो विवाह होता है ना आज का, मैं इसके बारे में कुछ दो चार पॉइंट बोलूंगी। देखिए, जो हमारा जो सनातन धर्म भारतीय सभ्यता में जो विवाह होता था, जिसको आदर्श कहा जाता था, वो एक तो दिन के प्रकाश में होता था। मतलब रात्रि जो बनाई गई है वो किसी शुभ कर्म के लिए नहीं बनाई गई है, एक चीज ये होती थी। और वो हवन के द्वारा होता था। हवन आज के विवाह में भी होते हैं, लेकिन आज जो विवाह होता है, बारात जाती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। बारात जाती है और सबसे पहले पहले जो विवाह होता था आदर्श में, देवताओं को भोग लगाया जाता था, अग्नि संस्कार होता था। उसके बाद जो लड़की पक्ष वाले हैं, वर वधु पक्ष वाले, उनको भोजन कराया जाता था। लेकिन आज क्या होता है, पहले लोगों को भोग लगाया जाता है, तब देव शक्तियों को बाद में उनको वो किया जाता है। तो और दूसरा भोग लगाया जाता है शराब का, जो कि बिल्कुल भी एक असुरों का भोजन था, मदिरा और मांस। तो वो खाते थे। यहाँ पे पहले लोगों को भोग लगाया जाता है और शराब का भोग लगाया जाता है और रात्रि में विवाह किया जाता है। ये संस्कृति जो खंड खंड हुई, बाहरी शक्तियों के आगमन के कारण ऐसा हुआ। तो ये जो विवाह है, दूसरी फिर एक और इसमें महत्वपूर्ण वो चीज जो है, जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो घर में हम एक दीपक भी लगाते हैं तो नहा धो के लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, रात भर सब लोग बाराती और वर वधु पक्ष विवाह कर रहे, रात भर वो लोग खाते हैं, खाने के बाद सुबह में ना कोई फ्रेश होता है, ना नहाते हैं, ना धोते हैं, और सुबह में वो संस्कार होता है। यहाँ तक कि ना दूल्हा स्नान करता है, ना दुल्हन स्नान करती है, और ना ही मतलब कोई बाराती कुछ, बस बादशाह मुंह है, ब्रश तक नहीं करते हैं। तो मतलब ये एक प्रकार का असुरी विवाह है। मतलब अगर हमारी भारतीय सभ्यता से देखा जाए तो ये विवाह आदर्श उसमें नहीं आता है। ये संस्कृति पूरी ही मतलब गिर चुकी है। और इसीलिए पहले जो विवाह होते थे उनमें परिवार क्यों, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, वो एक सच में देव शक्तियों का आशीर्वाद मिलता था, एक पवित्र शुद्ध वातावरण लोगों के मनों में बनता था, क्योंकि हर जगह सात्विकता होती थी, खाने से लेके सभी क्रियाओं में। तो उसको एक मजबूत वो विवाह बनता था जिसमें सब लोग बंध जाते थे, सबका एक बॉन्ड बन जाता था मानसिक रूप से, चाहे वो लड़की पक्ष वाले हों, लड़के पक्ष वाले हों। और जिस तरीके से आज विवाह होते हैं उनसे एक नेगेटिव वो ऊर्जा पैदा होती है। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी भारतीय उसमें था आदर्श विवाह, तो अब रहे ही नहीं है। ठीक है, चलिए जी। और बताइए कोई कुछ। ब्रजेश जी, आप क्या बोल रहे थे? बाबूजी, एक बात माता प्रसाद जी ने कही थी कि लिव इन रिलेशन जो है वह सामाजिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, इसके लिए इसे राज्य द्वारा प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पूरी संवैधानिक व्यवस्था के मूल में जो है वह मौलिक अधिकार है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकार निकाल देंगे तो वो कचरे का डब्बा हो जाएगा, फिर आप उसको ले जाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, उससे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वो उसके मूल बिंदु में है, केंद्र बिंदु है उसका।
उसी के चारों तरफ इर्द गिर्द जो है वह व्यवस्था घूमती है। इसीलिए जब हमने कोटेशन पढ़ा तो उसमें लिखा है विवाह सामाजिक व्यवस्था है, अर्थात सामाजिक होते साथ ही वह सामाजिक अधिकार ले सकता है, मौलिक अधिकार नहीं ले सकता है। इसीलिए संवैधानिक जो व्यवस्था है वह इसे नहीं रोक सकती है, इसे रोकना तो समाज का ही काम है। ये एक बात बाबूजी मुझे रखनी थी। ठीक है, कोई बात माता प्रसाद जी को पूछना हो तो और पूछ सकते हैं, या और कोई इस विषय पर कोई बात पूछना हो, बोलना हो तो बताइए किसी को। बाबूजी दो बातें और हैं, एक पवनजय जी ने कही थी, एक विपुल जी ने। हाँ, पवनजय जी ने कहा था कि परिवार के संस्कार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, विवाह की उम्र घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि व्यवस्था और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चरित्र का निर्माण करना, संस्कार का निर्माण करना साधु संतों का, परिवार का काम है, और व्यवस्था का निर्माण करना जो है वह विचारकों का काम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग घर में साफ सफाई करते रहें और दूसरे को कचरा फैलाने की अनुमति दे दी जाए, अन्यथा आप अनंत काल तक सफाई करते रह जाएंगे और दूसरा कचरा फैलाते रह जाएगा। तो इसीलिए संस्कार परिवार दे, समाज दे, अच्छी बात है, साधु संत दे, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्था व्यक्ति को विकृत कर रही है, इससे हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। और एक बात विपुल जी ने जो कही थी स्वीकृति और अनुमति को लेकर के, तो स्वीकृति को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्टेंस, और अनुमति को कहते हैं परमिशन। एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया स्वीकार करना, और स्वीकार ग्रहण करने वाला करता है, जो ग्राह्य है। तो जो ग्रहण कर रहा है वो स्वीकार करेगा, समाज कुछ ग्रहण नहीं करता है, स्त्री पुरुष एक दूसरे को ग्रहण कर लेते हैं, वहां स्वीकृति होगी। अनुमति का अर्थ है वह किसी अन्य से मिलनी है, और स्वीकृति का अर्थ है जो स्वयं से ग्रहण की जाए। जी बाबू जी, यही तीन बातें थी। ठीक है, और कोई बताइए कुछ। आजमा लिया ना। कोई इस विषय पर सुनील देव जी को कुछ कहना हो। अभी तो सुनील देव जी वहां होंगे ना, आजमगढ़ में। बताइए, और कोई बात है कि समाप्त कराएं। चलिए तो समाप्त करते हैं। देखो कुशल।